श्वेता सिंह बिस्तर पर लेटी जरूर थी, लेकिन नींद न आने की वजह से वह बार बार लंबी सांसें छोड़कर करवट बदल रही थी। बेचैनी ज्यादा बढ़ जाती तो उठकर कमरे में ही टहलने लगती। उसके मन में जो जबरदस्त अंतर्द्वंद्व चल रहा था वह उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसने जो गलती की थी उसी के पश्चाताप की आग में वह जल रही थी। जैसे ही वह अपने अतीत में झांकती, इतना डर जाती कि सांसें तेज तेज चलने लगती। इसके बाद वह सोचने लगती कि अतीत में की गई गलती से वह वर्तमान में कैसे छुटकारा पाए। यही बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी, जो उसकी बेचैनी का सबब बनी हुई थी। श्वेता ने जो गलती की थी उस बात पर उसे बेहद अफसोस था। उसी गलती ने आज उसे ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जिंदगी उसे मौत से भी बदतर लग रही थी, इसलिए वह मौत के बारे में सोचने लगी थी, क्योंकि मौत ही अब उसे इस समस्या और चिंता से मुक्ति दिला सकती थी। लंबी सांस लेकर श्वेता ने खिड़की से दूर क्षितिज की ओर देखा। बाहर गहरा अंधकार और सन्नाटा पसरा हुआ था। एक गलती की वजह से ठीक वैसा ही अंधकार और सन्नाटा उसके जीवन में भी पसर गया था, जिसके लिए वह स्वयं दोषी थी। अगर वह अपनी बेलगाम इच्छाओं और कामनाओं को काबू रखती तो शायद आज ये दिन उसे न देखना पड़ता। बिना पतवार की नाव की तरह वह भटकते भटकते एक ऐसे भंवर में फंस गई थी जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। ऐसे में ही कभी वह अपने 4 वर्षीय बेटे हितेन के बारे में सोचती तो कभी पति साहिल के बारे में। साहिल सिंह सारी चिंताओं से मुक्त एकदम शांति से बिस्तर पर लेटा सो रहा था। कल तक जो साहिल उसे गंवार, साधारण और भोंदू नजर आ रहा था, इसी वजह से वह उससे घृणा करती थी। आज उसी भोंदू साहिल पर उसे प्यार आ रहा था, लेकिन अब अफसोस इस बात का था कि उसके पास उससे प्यार करने का वक्त नहीं था। अब नहीं वह उससे दुख प्रकट कर सकती थी, नहीं उसका घर बर्बाद होने से बचा सकती थी। समय उसकी उच्च महत्वाकांक्षाओं और हाई सोसाइटी के साथ उसके हाथों से सरक गया था। श्वेता के पास अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था, यहाँ तक कि उसके पास अपनी गलती का प्रायश्चित करने का भी समय नहीं रह गया था। उसकी यह हालत कई दिनों से थी, लेकिन आज जो हुआ था उसने उसकी बेचैनी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। वह अजीब कश्मकश में फंसी थी। बात ऐसी थी कि चाहकर भी वह ये राज किसी को नहीं बता सकती थी। श्वेता जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब उसे सुधारने का न कोई रास्ता था न समय। वह कई दिनों से उसी गलती की वजह से परेशान थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक भी रही थी। उसे परेशान देखकर साहिल ने पूछा भी था। हर बार वह कोई खास बात नहीं है कहकर टाल दिया था। दरअसल साहिल अपने कामों में कुछ अधिक ही व्यस्त रहता था, इसलिए श्वेता को बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। श्वेता के ठीक से जवाब न देने से उसे लगा कि कहीं उसी की वजह से तो वह परेशान नहीं है। इसलिए 10 मार्च की दोपहर को जब वह खाना खाने घर आया तो उसने कहा, श्वेता, आज रात का खाना केवल माँ और बाबूजी के लिए ही बनाना। हम दोनों बाहर खाने चलेंगे। अशोक कुमार सिंगला जगरांव शहर के किराना के थोक व्यापारी थे। जगरांव के आतोवाला चौक में उनकी बहुत बड़ी दुकान थी। उनका ये व्यवसाय पुश्तैनी था। शहर में उनकी गिनती बड़े व्यापारियों में होती थी। जगरांव जैसे छोटे शहर के वह बड़े व्यापारी थे। पास में पैसा था, इसलिए शहर में इज्जत भी थी और रुतबा भी था। अशोक कुमार सिंगला के परिवार में पत्नी कुसुम के अलावा बेटी शिखा तथा बेटा साहिल सिंह उर्फ रिकी था। शहर के पौश इलाके ग्रेवाल कॉलोनी में 500 वर्ग मीटर में उनकी 2 मंजिला विशाल कोठी थी। बेटी की शादी के बाद साहिल पढ़ाई पूरी करके पिता के साथ दुकान पर बैठने लगा तो वह उसकी शादी के बारे में सोचने लगे थे। 2-4 लड़कियां देखने के बाद अशोक कुमार सिंगला ने साहिल की शादी लुधियाना के रहने वाले ब्रिजभूषण गोयल की बेटी श्वेता को पसंद करके उसके साथ कर दी थी। ब्रिजभूषण का लुधियाना में कपड़े रंगने का व्यवसाय था। श्वेता के अलावा उनका भी एक ही बेटा था, गौरव। लुधियाना जैसे महानगर में पली हुई श्वेता को जगरांव जैसा छोटा शहर देहात जैसा लगता था। उसका वश चलता तो वह एक पल भी जगरांव में न रुकती, लेकिन माँ बाप की इज्जत की खातिर वह स्वयं को ससुराल में व्यवस्थित करने की कोशिश करने लगी थी। इसमें वह काफी हद तक सफल भी हो गई थी। श्वेता को एक बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम हितेन रखा गया। चूंकि श्वेता उच्च शिक्षा प्राप्त थी और उसने महानगर और कॉलेज की रंगीनियों में दिन गुजारे थे, इसलिए कभी भी न चाहते हुए भी उसके मन को भटका देते थे। घर में पड़े पड़े श्वेता का दम घुटने लगा तो उसने लैपटॉप खरीद लिया। नेट लगवाकर वह उसी पर समय काटने लगी।
कोई चिंता उसे थी नहीं, उतनी बड़ी कोठी में सास कुसुम के अलावा और कोई नहीं होता था। वह भी ज्यादातर बीमार ही रहती थी। नेट से भी मन भर जाता तो श्वेता समय काटने के लिए कार लेकर निकल पड़ती। जगराओं में ऐसा कुछ था नहीं जहां वह समय गुजारती, इसलिए वह लुधियाना चली जाती। सिंगला परिवार इसका बुरा भी नहीं मानता था। श्वेता खुले विचारों की आधुनिक युवती थी, जिससे वह आजाद पंछी की तरह हवा में उड़ना चाहती थी, जबकि उसकी ससुराल वाले धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए वो आजकल की चकाचौंध और फैशन परस्ती से काफी दूर थे। यही वजह थी कि ससुराल उसे कैद खाने की तरह लगती थी। श्वेता कुछ माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर रही थी तो कुछ समाज का, इसीलिए वह साहिल के साथ दाम्पत्य की गाड़ी खींच रही थी। क्योंकि साहिल उसे भोंदू, गंवार और बेवकूफ लगता था, शायद इसीलिए एक दिन दाम्पत्य की इस गाड़ी को ऐसा झटका लगा कि श्वेता की गाड़ी दूसरी पटरी पर चली गई। पिछले साल मई में श्वेता के भाई गौरव की शादी थी। उसके भाई की शादी थी, इसलिए शादी में शामिल होने के लिए वह तो आई ही थी। पति और सास ससुर भी शादी में शामिल होने आए थे। यह शादी लुधियाना के गुलमोहर पैलेस में हो रही थी। इसी शादी में श्वेता की मुलाकात हितेश जिंदल से हुई। हितेश श्वेता के भाई गौरव की पत्नी चेतना के मामा जुगल किशोर जिंदल का बेटा था। वह अपने चाचा पवन कुमार जिंदल के साथ लुधियाना की न्यू फेरेंस कॉलोनी में जिंदल प्रॉपर्टी के नाम से प्रॉपर्टी का व्यवसाय करता था। श्वेता की तरह वह भी शादीशुदा था। श्वेता की ही तरह वह भी पत्नी से खुश नहीं था। हितेश की पत्नी हिना लुधियाना की ही रहने वाली थी। श्वेता भी पति से खुश नहीं थी। शायद यही वजह रही कि शादीशुदा होने के बावजूद श्वेता और हितेश पहली ही मुलाकात में एक दूसरे से इस तरह प्रभावित हुए कि एक दूसरे को दिल दे बैठे। शादी के माहौल में साहिल जहां रिश्तेदारों और अन्य कामों में व्यस्त था, वहीं श्वेता हितेश से परिचय बढ़ाने में लगी थी। रिश्तेदारी हो ही गई थी, इसलिए दोनों ने अपने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दिए थे। साहिल तो अगले दिन जगराओं वापस आ गया, पर श्वेता कुछ दिनों के लिए मायके में रुक गई। मौका मिलते ही उसने हितेश को फोन किया। दूसरी ओर हितेश उससे मिलने के लिए उतावला बैठा था। उसने श्वेता को मिलने के लिए एक होटल में बुला लिया। श्वेता ने हितेश के सामने अपने मन की बात रखी तो हितेश ने भी उसे अपने मन की बात बता दी। दोनों ही एक दूसरे की बातों से सहमत थे, इसलिए सारे रिश्ते नाते और अपनी अपनी मर्यादाएं भूलकर उन्होंने होटल के उस एकांत में सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने वहां एक ऐसा रिश्ता कायम कर लिया जो समाज की नजरों में अवैध था, लेकिन इसकी परवाह न श्वेता को थी और न ही हितेश को। दोनों बेझिझक एक दूसरे से मिलने लगे। कभी हितेश जगराओं चला जाता तो कभी श्वेता लुधियाना आ जाती। उनका ये खेल बिना किसी रोक टोक के चल रहा था। जब श्वेता रोज रोज लुधियाना जाने लगी तो साहिल ने पूछ लिया कि वह रोज रोज लुधियाना क्यों जाती है। तब उसने कहा कि उसके सिर में दर्द रहता है, उसी के चेकअप और इलाज के लिए वह लुधियाना जाती है। सीधे साधे साहिल ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और संतुष्ट होकर चुप बैठ गया, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि एक संभ्रांत परिवार की बहू कोई ऐसा काम कतई नहीं करेगी जिससे उसकी बदनामी हो। लेकिन ये भी सच है कि पाप कितना भी छिपा कर क्यों न किया जाए, एक न एक दिन उजागर हो ही जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि पाप का घड़ा अवश्य फूटता है। वजह चाहे जो भी हो, ऐसा ही श्वेता और हितेश के साथ भी हुआ। दोनों के संबंधों को अब तक लगभग 1 साल हो चुका था। इधर कुछ दिनों से श्वेता को लगता था कि हितेश अपनी सीमाएं लांघने लगा था। वह जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहा था। वह उस पर इस तरह अधिकार जताने लगा था जैसे उसका पति हो। यही नहीं, हितेश श्वेता से कहने लगा था कि वह साहिल से उसके और अपने संबंधों के बारे में बताकर उससे तलाक ले ले और उससे शादी कर ले। लेकिन श्वेता इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। उसने हितेश से संबंध अपनी इच्छा पूर्ति के लिए बनाए थे। इसके लिए वह हितेश का पूरा खर्च भी उठा रही थी। लेकिन हितेश अब जो चाह रहा था वह उसे कभी नहीं पूरा कर सकती थी, क्योंकि इसमें 2 परिवारों की इज्जत तो जुड़ी ही थी। साहिल और उसकी हैसियत में भी बहुत अंतर था। हितेश की हरकतों से तंग आकर श्वेता ने उससे मिलना बंद कर दिया। तब वह उसे फोन करके साहिल से तलाक लेने के लिए कहने लगा। अब श्वेता को लगा कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। श्वेता को गलती का एहसास हुआ तो पछतावा भी होने लगा। अब वह उससे संबंध खत्म करना चाहती थी, लेकिन हितेश उसे मजबूर करने लगा था। वह उसे धमकी देने लगा था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह साहिल से अपने और उसके संबंधों के बारे में सब कुछ बता देगा। हितेश के डर से श्वेता अपना पुराना नंबर अक्सर बंद रखने लगी।
बातचीत के लिए नया नंबर ले लिया, लेकिन हितेश ने उसका नया नंबर भी पता कर लिया। 8 मार्च 2014 को भी हितेश ने श्वेता के नए नंबर पर फोन करके धमकी दी थी कि अगर उसने जल्दी कोई फैसला नहीं लिया तो वह जगरांव आकर साहिल को सब साफ साफ बता देगा। हितेश की इस धमकी से श्वेता बेचैन हो उठी थी। उसने हितेश को न जाने कितना समझाया कि उनके बीच जो भी जिस तरह चल रहा है उसे वैसा ही चलने दे। वह जो चाहता है वह न ठीक है और न संभव। उससे कई घर बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हितेश उसकी बातों को हंसी में उड़ाकर अपनी जिद पर अड़ा रहा। इससे श्वेता और अधिक परेशान रहने लगी थी। उसकी परेशानी को साहिल ने ताड़ तो लिया था, लेकिन वजह नहीं जान पाया था। उसने सोचा कि वह श्वेता को समय नहीं दे पाता, शायद इसीलिए वह परेशान रहती है। तभी उसने 10 मई को बाहर किसी होटल में चलकर डिनर लेने के लिए कहा था। साहिल वादे के अनुसार शाम को समय से पहले घर आ गया था। श्वेता ने सास ससुर के लिए खाना बनाकर रख दिया था, इसलिए साहिल के आते ही वह उसके साथ निकल गई थी। साहिल उसे जगरांव के मशहूर होटल स्नेहमून में डिनर के लिए ले गया। श्वेता साहिल के साथ होटल डिनर ले रही थी, तब भी हितेश बार बार श्वेता को फोन करके धमकी दे रहा था। परेशान होकर श्वेता ने अपना फोन बंद कर दिया था। रात के 12 बजे के करीब पति पत्नी खाना खाकर लौटे। साहिल काफी थका हुआ था, इसलिए लेटते ही सो गया, जबकि चिंता और बेचैनी की वजह से श्वेता को नींद नहीं आ रही थी। हितेश उतनी रात को भी श्वेता को फोन कर रहा था। श्वेता की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह इस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाए। बातचीत से श्वेता समझ गई थी कि हितेश काफी नशे में है। नशे में ही होने की वजह से ही शायद वह उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। उस स्थिति में उसे रोका भी नहीं जा सकता था। कोई उपाय नहीं सूझा तो श्वेता ने फोन का स्विच ऑफ कर दिया और आंखें बंद करके बेड पर साहिल के बगल लेट गई। इसके बाद रात 1 बजे के करीब साहिल के फोन पर किसी का फोन आया। साहिल ने फोन रिसीव किया तो दूसरी ओर से जो भी कहा गया उसे सुनकर साहिल ने सिर्फ यही कहा, रात बहुत हो चुकी है, अभी सो जाओ, इस विषय पर कल सुबह बात करेंगे। फोन रखकर साहिल ने करवट ली तो बगल में श्वेता नहीं थी। उसे लगा सीढ़ियों पर कोई जा रहा है। वह उठकर सीढ़ियों की ओर गया, वहां कोई नहीं था। उसे ऊपर का दरवाजा खुला दिखाई दिया तो वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा। छत पर पहुंचकर साहिल ने देखा श्वेता छत की मुंडेर पर चढ़कर नीचे कूदने की तैयारी कर रही थी। वह श्वेता श्वेता चिल्लाते हुए उसे बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ा। वह श्वेता के पास पहुंच पाता उससे पहले ही श्वेता ने छलांग लगा दी। एक जोरदार चीख वातावरण में गूंजी, उसके बाद सब खत्म हो गया। साहिल जहां था वहीं घबराकर रुक गया। जल्दी ही उसने स्वयं को संभाला और नीचे की ओर भागा। चीख सुनकर साहिल के माता पिता ही नहीं पड़ोसी भी जाग गए थे। लोग निकलकर बाहर आ गए। श्वेता जमीन पर पड़ी थी। पड़ोसियों की मदद से साहिल ने उसे कल्याणी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साहिल ने तुरंत इस घटना की सूचना अपने ससुर बृजभूषण और साले गौरव को दी। लगभग 2 घंटे बाद श्वेता के घर वाले रिश्तेदारों और परिचितों के साथ जगरांव आ पहुंचे। उन लोगों ने साहिल या उसके घर वालों की कोई बात सुने बिना ही हंगामा करना शुरू कर दिया। थाना सिटी को भी घटना की सूचना दे दी गई थी। थाना सिटी के थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू, एसआई मलकीत सिंह, एएसआई बलदेव सिंह, हेड कांस्टेबल कुलदीप सिंह, गुरदयाल सिंह, बलजिंदर कुमार, कांस्टेबल जसविंदर सिंह के साथ अस्पताल पहुंच गए थे। लाश कब्जे में लेकर उन्होंने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। दलजीत सिद्धू ने श्वेता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवानी चाहिए तो उसके मायके वालों ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनका कहना था कि श्वेता कोठी की छत से खुद नहीं कूदी, बल्कि साहिल और उसके मां बाप ने दहेज के लिए उसे छत से धकेलकर मारा है। जब तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक वे लाश नहीं ले जाने देंगे। श्वेता के घर वालों की मदद के लिए कुछ स्थानीय नेता और समाजसेवी भी आ गए थे। वे पुलिस वालों को धमकी दे रहे थे कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तो वे धरना प्रदर्शन के साथ बाजार बंद करवा देंगे। हंगामा चल ही रहा था कि डीएसपी सिटी सुरेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर आ गए। थाना प्रभारी दलजीत सिद्धू ने मौके की नजाकत देखते हुए इस घटना को अपराध संख्या 62/2014 पर भादुम्बी की धारा 304B34 के अंतर्गत साहिल, उसके पिता अशोक कुमार सिंगला और मां कुसुम सिंगला के खिलाफ दर्ज करा दिया। ये 11 मार्च 2014 की बात है। थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू ने उसी दिन श्वेता की लाश का पोस्टमार्टम कराकर लाश मोर्चरी में रखवा दी।
अगले दिन यानी 12 मार्च को श्वेता की लाश का एक्सरे करवाया गया। 13 मार्च को श्वेता की हत्या के आरोप में साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद श्वेता के मायके वाले कुछ शांत हुए। 14 मार्च को उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके 18 मार्च तक के लिए रिमांड पर लिया गया। थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू ने साहिल को अदालत में पेश करने से पहले 13 मार्च को ही उसकी निशानदेही पर श्वेता का मोबाइल फोन और लैपटॉप उसके घर से बरामद कर लिया था। पुलिस ने श्वेता का फोन चेक किया तो पता चला कि घटना वाले दिन यानी 10 मार्च को श्वेता के ने पुराने दोनों नंबरों पर 2 नंबरों से 163 बार फोन आए थे, तो उन्हीं नंबरों से 193 मैसेज किए गए थे। पुलिस ने उन दोनों नंबरों के बारे में पता किया तो वे नंबर लुधियाना के हितेश जिंदल के निकले। इसके बाद जब थाना प्रभारी दलजीत सिंह सिद्धू ने श्वेता के लैपटॉप को खंगाला तो उसमें उन्हें श्वेता और हितेश की अनगिनत अर्धनग्न अश्लील तस्वीरें भरी पड़ी मिलीं। श्वेता के मोबाइल फोन और लैपटॉप को चेक करने के बाद सारा मामला साफ हो गया। एक एसएमएस में श्वेता ने हितेश को लिखा था, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं इस दुनिया से बहुत दूर जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद तुम्हारे मन में जो आए कर लेना, जितनी मर्जी हो मेरी बदनामी करा देना। इस एसएमएस के जवाब में हितेश ने लिखा था, हिम्मत है तो मर के दिखा। दरअसल घटना वाले दिन यानी 10 मार्च को 163 बार फोन करके और 193 बार एसएमएस करके हितेश ने श्वेता को पूरी तरह से बदनाम करने की जो धमकियां दी थी, उससे वह बुरी तरह डर गई थी। हितेश उसे तुरंत साहिल से रिश्ता खत्म करने के लिए कह रहा था। वह ये भी कह रहा था कि अगर वह बात नहीं कर सकती तो वह स्वयं फोन करके साहिल से बात कर लेता है, जबकि श्वेता ऐसा करने से उसे मना कर रही थी। श्वेता के बार बार मना करने के बावजूद भी हितेश ने रात 1 बजे के करीब साहिल को फोन करके अपने संबंधों की बात बता दी थी। यही नहीं, उसने साहिल से गाली गलौज भी की थी। इस पर साहिल ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना और सुबह बात करने को कहकर फोन काट दिया था। साहिल ने सोचा था कि सुबह वह कुछ बड़े बूढ़ों को ले जाकर हितेश को समझा देगा, क्योंकि उनके बीच रिश्तेदारी भी थी। एक तरह से साहिल हितेश के बहनोई का बहनोई था। रात में साहिल ने श्वेता से भी कोई बात नहीं की थी, लेकिन श्वेता ने साहिल और हितेश के बीच होने वाली बातें सुन ली थीं। तब बदनामी के डर से उसने आत्महत्या कर ली थी। 23 मार्च को पुलिस ने फोन और लैपटॉप में मिले सबूतों को अदालत में पेश करके स्थानीय जज गुरबीर सिंह की अदालत में साहिल को निर्दोष बताते हुए श्वेता को आत्महत्या के लिए विवश करने के लिए हितेश जिंदल को आरोपी बनाने की अपील की। साहिल के वकील अशोक भंडारी ने भी श्वेता के घर वालों के अलावा अन्य लोगों के दर्ज बयान, लैपटॉप से मिली श्वेता और हितेश की अश्लील तस्वीरें तथा फोन में मिले तमाम रिकॉर्ड अदालत में पेश किए थे। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और सबूत देखने के बाद साहिल को इस केस से मुक्त कर हितेश को आरोपी बनाकर जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार करने के आदेश दिए।